सभी को नमस्कार दोस्तों। ज्योग्राफी सीरीज में आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आप लोगों से आशा करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखोगे। बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहे हैं इनमें, नोट्स बनाने में और वीडियो बनाने में। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, साथ में कमेंट करके ये बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, आपको इनमें क्या सुधार चाहिए, ठीक है, क्या वैल्यूएडिशन किया जा सकता है। साथ में जैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारी बुक है उनके बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, अपनी 11 साल और जो इथिक्स की बुक है आपके आसपास के मार्केट में अब मिलने लगी है। जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर है, बाकी प्रयागराज है, कानपुर है, लखनऊ है, ठीक है, और पटना है, भोपाल है, इंदौर है, जयपुर में गर्ग बुक डिपो है। तो ऐसे लगभग सभी स्थानों पर अपनी बुक मिलने लगी है। आप चाहते हो कि आप घर बैठे मंगाओ तो आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। बहुत सारी और भी अच्छी किताबें, नोट्स हैं, ठीक है। अभी जैसे एथिक्स वाली बुक है, अभी इस पर 100 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है अपनी वेबसाइट वाली पर, तो आप ऑर्डर कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। साथ में ये जो पीडीएफ है, आप में से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें इनका प्रिंट निकलवाना है इसलिए पीडीएफ दीजिए। तो अभी पीडीएफ नहीं मिलेगी, अभी आपको ये क्या मिलेगा, जो पीपीटी वाली पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, रंगीन पीडीएफ है तो इनको आप आराम से इनका रिवीजन कर सकते हो। पीडीएफ जैसे लेक्चर खत्म होंगे, हिंदी इंग्लिश को मैं अलग अलग करूँगा, ठीक है, बाद में पीडीएफ आपको प्रिंट के लिए मिल जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि जैसे हमने पहला देखा, सिलेबस क्या देखा था, विश्व के भौतिक भूगोल की जो मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं। पहले हम क्वेश्चनों का पहला वीडियो में ट्रेंड देख चुके हैं, तो आज टू दी पॉइंट सिलेबस पे चलते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी कैसे मिलती है, कभी आपने सोचा? ठीक है, तो यूपीएससी में कैसा क्वेश्चन आ सकता है इससे जुड़ा हुआ कि पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है इसके इसकी जानकारी के स्रोत क्या है, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। साथ में सबसे बड़ा इसका एक टॉपिक बनता है कि जो भूकंपीय तरंगे हैं, सिस्मिक जो वेव है, वो किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में हमारी सहायता करती है। और जैसे हमने देखा भी है, जैसे बहुत सारे ऐसे मॉडल भी बने कि पृथ्वी का जो आंतरिक क्रस्ट है, मेंटल है, और जो कोर है वो कैसे बना है, किन खनिजों से बना हुआ है, कैसी वहाँ की चट्टानें हैं, कैसे वहाँ पे लावा मैग्मा है। तो ये सब जानकारी कैसे मिलती है, ये भूकंपीय जो तरंगे होती हैं, क्योंकि जो भूकंपीय तरंगे होती है उनका एक नेचर होता है, वो किस माध्यम से गुजरती है, उनकी वेलोसिटी क्या होती है, कितना घनत्व होता है, तो उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो शुरू में सबसे पहले बेसिक जानकारी कि जैसे जो हमारी आज की पृथ्वी है, जिस स्थल पे हम रह रहे हैं, वो कैसे बना है। आज भी आप देख रहे हो आपके आसपास कितना बदलाव आ रहा है, ठीक है। जैसे एक पुराने समय में अरावली पर्वतमाला था, बहुत बड़ा था, ऐसा कहते हैं कि हिमालय जितना बड़ा था, लेकिन कितने सालों के बाद में अपरदन की प्रक्रिया के माध्यम से क्या हो गया, छोटी पहाड़ी के रूप में बचा है। आज हिमालय का उत्थान हो रहा है, क्योंकि प्लेट विवर्तन सिद्धांतों में आपने देखा किस प्रकार मतलब मैदानों पे पहाड़ बनते हैं, पहाड़ मैदानों में बदल जाते हैं। तो ये सारा चक्कर चलता रहता है, ज्योग्राफी की प्रकृति का नेचर है, चलता रहता है। तो आज का जो हमारा स्थल है वो किससे बना है, जो भी बहिर्जात और साथ में जो अंतर्जात शक्तियाँ हैं, ठीक है, बहिर्जात और अंतर्जात शक्तियाँ हैं, इनका ही परिणाम है। आप जानते हो आंतरिक शक्तियाँ कौन सी है, आंतरिक शक्तियाँ जिसके कारण प्लेट मूवमेंट करती है। तो ये तरल मैग्मा होता है, उसका चक्रीय प्रवाह होता है, ठीक है, अर्थक्वेक की घटनाएं करती है। बाहरी जो शक्तियाँ होती है कौन सी होती है, जैसे आपका विंड हो गया, जल हो गया, नदियाँ कैसे पर्वतों को काटती है। तो ये सारा एक चक्कर चलता रहता है। तो आंतरिक और बाह्य जो बल है वो क्या करते हैं, हमारी जो भूमि है, जो हमारे भूदृश्य है, उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो भूगर्भ की जानकारी के स्रोत क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे हम जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसकी जानकारी लें। तो मुख्य रूप से इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक प्रत्यक्ष स्रोत होता है और एक होता है अप्रत्यक्ष स्रोत। तो जैसे हमें पता है कि जो पृथ्वी का रेडियस है कितना है, 6370 किलोमीटर है। तो ये बात तो सही है कि पृथ्वी की इतनी गहराई पे मतलब बहुत ही मुश्किल है कि हम वहाँ तक पहुँच पाए। तो उनकी जानकारी कैसे मिले, वहाँ पे कौन कौन सी चट्टानें हैं, कौन से खनिज है, तो इसकी जानकारी मिलती है। विशेषकर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, जो सिस्मिक वेव है, उनके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि कोर के किन पदार्थों का बना हुआ है, वो मतलब ठोस है या द्रव्य रूप में, इनकी जानकारी यहाँ पे मिलती है। तो प्रत्येक स्रोतों में हम देखें तो क्या है, चट्टानें, जैसे हम खनन करते हैं, जो भी खनिज पदार्थ है उनका रिसर्च किया जाता है, उनमें कौन कौन से मतलब चीज़ें पाई जाती है उसका आइडिया लगता है। या आंतरिक क्षेत्रों से भी काफ़ी गहराई से भी चीज़ें निकाली जाती है, तो वहाँ का टेम्परेचर कितना है, द्रव्यमान कैसा है, इसका मतलब पता लगता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तापमान भी बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है, द्रव्यमान भी बढ़ता है। ये सब हमें कैसे पता लगता है, ये सब हमें लगता है खनन क्षेत्रों से भी। साथ में जो ज्वालामुखी क्रिया है, ज्वालामुखी के माध्यम से जो भी मैग्मा या लावा बाहर आता है, ठीक है, तो उसके अध्ययन से भी हमें पता लगता है कि कितना मतलब जो भी टेम्परेचर वगैरह है, कौन सा खनिज है, इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया लगता है। तो प्रत्येक स्रोतों में मुख्य रूप से ये हो गए। बाकी जो अप्रत्यक्ष स्रोत है, अप्रत्यक्ष स्रोत में मुख्य रूप से आपका क्या आएगा, अर्थक्वेक भी आएगा, ठीक है। जैसे इसके अलावा और भी बहुत सारे
अप्रत्यक्ष स्रोत है जिनसे हमें काफ़ी जानकारी मिलती है, जिसमें विशेषकर आप उल्का भी बता सकते हो। जैसे आकाश से जो पिंड गिरते हैं, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड है या जो हमारे जितने भी ग्रह हैं लगभग ऐसा है कि सेम पदार्थों से बने हैं, तो उनसे भी हम रिसर्च करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हम उनके जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उनसे अध्ययन करके हम क्या पता लगाते हैं, तापमान, घनत्व और दबाव या दाब का पता लगता है। ठीक है, तो इसके अलावा और कौन से, जैसे अप्रत्यक्ष स्रोतों में आपका आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या आ जाएगा, भूकंपीय जो तरंगें हैं वो भी आएगी। तो ये स्लाइड आराम से आप एक दो बार पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, और भी गुरुत्वाकर्षण जो बल है, इसके अलावा जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, भूकंपीय गतिविधियां हैं, ये क्या है, अप्रत्यक्ष स्रोत है। जैसे हम देखते हैं कि जो जैसे हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर हम जानते हैं जैसे यहाँ पे विशेषकर आप देखोगे ये आर मतलब पृथ्वी की आकृति जैसे ऐसे होती है, तो ध्रुवों पर दूरी कम है, कोर से दूरी ध्रुवों पे कम है। ठीक है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहाँ पे होगा, ध्रुव पे महसूस होगा। इसी तरह से जैसे जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, जो पृथ्वी का आप कह सकते हो जैसे जो इनर कोर है, ठीक है, बाहर आउटर कोर है, तो आउटर कोर क्या करता है, आउटर कोर इनर कोर पर मतलब एक तरह से वो भी गतिमान है, उसके अंदर तरल मेग्मा टाइप का होता है, चुंबकीय चीजें होती है। ठीक है, अर्ध पिघलित लावा मेग्मा जो होता है वो एक तरह से डायनोमो सिद्धांत की तरह काम करता है। तो यहीं से बनता है क्या, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो कि सूर्य से आने वाले जो चुंबकीय जो घटनाएं हैं या जो बहुत सारे ऐसे सौर तूफान होते हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। तो ये डायनोमो सिद्धांत की तरह काम करता है। ठीक है, ये भी बेसिक ज्योग्राफी जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष स्रोतों की श्रेणी में आते हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है। और साथ में जो अर्थक्वेक की जो गतिविधियां होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। कैसे प्रदान करती है, जैसे एक दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर आपने देखा होगा सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है क्या है, ये क्रस्ट है। ठीक है, ये क्या है, इसको बोल सकते हैं क्रस्ट बोलते हैं, भूपरपट्टी बोलते हैं। ठीक है, क्रस्ट या ठीक है भूपरपट्टी इसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर होता है, इसको स्थल मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, और जो बीच वाला उसके नीचे जो पार्ट होता है मेंटल होता है। ठीक है, परवर जिसको बोलते हैं, और आंतरिक जो भाग होता है क्या होता है, कोर होता है, कोर एरिया। तो इन सब की जानकारी कैसे मिली, ये मिला हमें जो अर्थक्वेक की जो तरंगे हैं, पी वेव एस वेव आपने कभी देखा होगा, उनसे जानकारी मिलता है। क्योंकि जो तरंगे है ना वो एक किसी माध्यम से जब गुजरती है तो उनकी जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगी सामने की जो चीज़ें, जो चट्टाने हैं, ठीक है, जो पिघलित मेग्मा है, लावा है, उनकी जो प्रकृति है उस पर डिसाइड होता है कि कैसे मूवमेंट करती है, कैसे उनकी स्पीड बढ़ती है। ठीक है, तो इसी की वजह से पता लगता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई अर्थक्वेक आया ना, और जैसे पी और एस वेव निकलती है, तो पी वेव क्या करती है, जैसे आप ये देखोगे जो ऊपरी मेंटल है वो भी क्या होता है, अर्ध पिघलित मेग्मा के रूप में होता है। विशेष रूप से हम देखें, जैसे नॉर्मली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, पृथ्वी की जो आप कह सकते हो पृथ्वी की जो लेयर है उनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं मुख्य रूप से। तो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर आप देखोगे, सबसे ऊपर आपका है क्रस्ट। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर क्या होता है, क्रस्ट होता है। ठीक है, और क्रस्ट का ही पार्ट क्या होता है, हमारा जो स्थल मंडल है जिस पर हम रह रहे हैं वो क्रस्ट है। और ये लगभग आप कह सकते हो कि लगभग जैसे क्रस्ट को हम देखें तो ये लगभग इसको मानते हैं एवरेज 0 से 35 किलोमीटर तक इसकी गहराई तक मानते हैं क्रस्ट। लेकिन जैसे जहाँ पे महाद्वीप होगा, महाद्वीप के जो नीचे क्रस्ट होगा ना उसकी गहराई ज़्यादा होगी, पहाड़ों के नीचे ज़्यादा होगी क्योंकि उनकी जड़ें गहरी होती हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा हो गया, जिस पर हम रहते हैं, इसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, इसी का पार्ट क्या है, स्थल मंडल इसी का पार्ट है। ठीक है, क्रस्ट का ही पार्ट है लगभग 100 किलोमीटर तक। इसके बाद में आता है, जैसे एक पार्ट आता है इसका मेंटल, और अंदर आता है कोर आता है। तो कोर के भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो आंतरिक कोर होता है। ठीक है, ये जो आंतरिक कोर होता है ना, ये निकल और फेरियम जैसी भारी धातुओं से बना होता है। ये कैसे पता लगा हमें, ये इन्हीं सिस्मिक वेव की वजह से पता लगा। ठीक है, ठीक है, आंतरिक पार्ट किसका हो गया, आपने देखा होगा निफे, निकल और फेरियम का बना होता है। और जो आउटर कोर है इसके बाहर वाला, ये होता है अर्ध पिघलित मेग्मा। तो ये इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसा कहते हैं कि आउटर कोर यदि बंद हो जाए ना तो पृथ्वी का जो भूत चुंबकीय क्षेत्र बनता है, आपने देखा होगा जैसे हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, इसके यहाँ पे जो चुंबकीय ध्रुव भी होते हैं, जो हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल ज्योग्राफी वाले नहीं, इनके चुंबकीय ध्रुव भी होते हैं नॉर्थ और साउथ, जो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक आप कह सकते हो हमारा जो भूचुंबकीय क्षेत्र है उसका निर्माण करते हैं। पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनिक जो फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है उसका निर्माण करते हैं। इसकी वजह क्या है, जो पृथ्वी का आउटर कोर है, आउटर कोर
इंद्र कोर के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। उसके अंदर एक डायनेमो सिद्धांत होता है कि उसके अंदर जो भी पदार्थ है वो टक 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 उसमें एक एनर्जी उत्पन्न करते हैं, आप कह सकते हो। उसी की वजह से बनता है हमारा जो भूत चुंबकत्व है, पूरा चुंबकत्व भी आपने पढ़ा होगा कभी, है ना। तो ये क्या करता है, जो सूर्य से आने वाली या अन्य जो ब्रह्मांड से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनसे हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। जैसे कई बार सौर चक्रवात आते हैं, सौर चक्रवातों से रक्षा कौन सा करेगा, मतलब जो हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है पृथ्वी का। आपने देखा होगा नॉर्थ और साउथ पोल पर जो अरोरा बनते हैं, रंगीन रोशनी बनती है, वो कैसे बनती है, जो सूर्य की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, पृथ्वी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो क्षेत्र है आपस में टकराते हैं, उसकी वजह से वो क्या बनता है, ऐसा फिनोमिना बनता है। आकाश की जो अच्छी रोशनी आपको दिखाई देती होगी ना, तो ये ज्योग्राफी का है, कोर ज्योग्राफी का क्षेत्र है। तो हम देख रहे थे पृथ्वी की मुख्य रूप से 5 परतें हम देख रहे हैं, आंतरिक परतें। सबसे ऊपर कौन सी, दोबारा रिपीट कर लेते हैं एक बार, सबसे ऊपर है क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट है। उसके बाद में कौन सा है, मेंटल, ठीक है। मेंटल के 2 पार्ट है, एक अपर मेंटल, एक लोअर मेंटल, आप इसको कह सकते हो। जो मेंटल है ना उसके 2 पार्ट है। तो पृथ्वी की 2 आप कह सकते हो लेयर कौन सी है, अर्थ पिघलित मैग्मा के रूप में है। एक तो कौन सा है, आउटर कोर, जैसे अभी बना दिया। एक आपका जो आपका ये है ना इसको कह सकते हो अपर मेंटल, ऊपरी जो मेंटल है, ऊपरी मेंटल की कुछ ऐसा पार्ट जिसको दुर्बलता मंडल आप बोलते हो, कभी कभी सुना होगा, जहां से जो मैग्मा है, ज्वालामुखी का मैग्मा बाहर आता है, ज्वालामुखी फटती है ना, तो ये यहां से ऐसा होता है, इसमें हॉट जो प्लूम्स होते हैं, एक क्वेश्चन आया था, हॉट प्लूम्स का क्वेश्चन आया था, ऐसे इसमें बाहर निकलता है और ये चक्रीय प्रवाह भी करता है ऐसे। मतलब चक्रीय प्रवाह करने से जानते हो क्या होता है, इससे ये चक्रीय प्रवाह करेगा तो हमारी जो प्लेटें हैं ये गतिमान होगी। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का बेसिक आधार क्या है, यही जो मैग्मा है, जो हॉट प्लूम्स है, उनके चक्रीय प्रवाह के कारण हमारी प्लेटें गति करती हैं, ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है। सेकंड जो हमारा चैप्टर होगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेटें गति कैसे करती है, यही सिद्धांत होगा। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है यही आगे बेसिक आपके काम आने वाली है। तो हमने क्या देखा, पृथ्वी की 5 लेयर हमने देखी है। मैं एक बार दोबारा रिवीजन कराता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो डायग्राम बना के आना मेंस में। तो सबसे ऊपर क्रस्ट है, ठीक है, फिर अपर मेंटल है, उसके बाद में लोअर मेंटल है, ठीक है, फिर आउटर कोर है और बीच में क्या कोर है। ये पृथ्वी की लेयर है और आधुनिक जो सिद्धांत है वो इसी को मानता है, ठीक है। इसको क्रस्ट का हो गया, आप इसको बोलते हो अपर मेंटल, इसको लोअर मेंटल, आउटर कोर, ठीक है, और इनर कोर। ये 5 लेयर हो गया। और इनमें से जो आउटर कोर है वो है अर्थ पिघलित मैग्मा लावा। आज भी यहाँ पे जो भी गतिविधियां घटती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल है इसका। यदि ये ना हो तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमें। कहते हैं ना कभी हमारा आउटर कोर बंद हो गया चलना तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है वो काम करना बंद हो जाएगा। आप एक हॉलीवुड की मूवी देखना, एक कोर मूवी आई थी, वो इसी सिद्धांत पे बनी थी, है ना, कभी देखना, उसको टाइम मिले तो देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो अपर मेंटल उसका एक पार्ट है दुर्बलता मंडल, जहां से जो हमारी ज्वालामुखी का आज भी जो आता है मैग्मा वगैरह बाहर निकलते हैं, खनिज पदार्थ, ये आज भी इसकी वजह से होता है। यानी पृथ्वी की 2 लेयर आप कह सकते हो अभी भी अर्थ पिघलित अवस्था में है, ठीक है। ये सब फिनोमिना होता है, कैसे बना के क्या होता है, ये सब पृथ्वी का आप कह सकते हो तापमान है, जो भी दाब है, प्रक्रिया है, उनकी वजह से ऐसी घटनाएं घटती है। तो इनको कैसे समझते हैं, इनको समझते हैं हम जो भूकंप आपकी जो अर्थक्वेक की वेव है उनके माध्यम से समझते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मुख्य रूप से जो भूकंपीय तरंगें होती है, जैसे मुख्य रूप से प्राइमरी वेव होती है जिसको पी वेव बोलते हैं, एक सेकेंडरी वेव होती है, ठीक है। तो पी वेव जो होती है ना वो बहुत ही स्पीड से चलती है और वो ठोस, तरल और जो गैसीय पदार्थ है वहाँ से गुजर सकती है। इसके अलावा जो सेकेंडरी तरंगें हैं, द्वितीयक जो तरंगें हैं, वो केवल ठोस में से गुजर सकती है। जैसे यहाँ से हम तरंगे गुजारें, एग्जाम्पल के लिए यहाँ से हम तरंगे गुजारें तो एस तरंगे क्या करेगी, जैसे आपका आउटर कोर आएगा, लगभग आप मान के चलो यहाँ से आउटर कोर आएगा, वहाँ से विचलित हो जाएगी, उनका परावर्तन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एस तरंगे क्या करेगी, जैसे एक तरह से आप कह सकते हो आउटर कोर क्या है, यहाँ पे तरल तरल मैग्मा है, तो वहाँ से वो विचलित हो जाएगी। लगभग इसको आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे क्रस्ट जो होता है वो होता है 0 से लेकर 35 किलोमीटर तक, ठीक है। इसके अलावा जो मेंटल होता है, ठीक है, मेंटल जो होगा इसको 3500 से लेकर 2900 किलोमीटर तक होता है ये गहराई जो है। और जो आपका फिर क्या होगा, जो कोर होगा, कोर होगा 2900 से लेकर, ठीक है, 6371, ये इतना आपका कह सकते हो गहराई होती है। तो जो आपकी सेकेंडरी वेव है, जो द्वितीय तरंग होती है जिनकी स्पीड कम होती है, ठोस में से गुजर सकती है, वो जब आउटर कोर के पास आएगी 2900 किलोमीटर की गहराई पे, लगभग 105 डिग्री के एंगल पे क्या करेगी, मुड़ जाएगी, वो इस एरिया में नहीं पाई जाएगी। जबकि जो पी तरंगें होती है, फास्ट होती है, वो आराम से कोर को पार कर सकती है। तो इनके आधार पर पता लगता है कि पृथ्वी का कोर किसका बना हुआ है। ये कौन बताता है, सिस्मिक वेव बताती है। जो भूकंपीय तरंगें हैं वो हमें इनकी जानकारी देती है। तो ये बेसिक नॉलेज है, एनसीईआरटी पढ़ना, चैप्टर नहीं समझ में आए तो 2 बार पढ़ना, ठीक है। कमेंट करके बताना, मैं और कोशिश करूंगा समझाने की। बहुत ही नॉर्मल है चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं।
तो अर्थक्वेक के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा जानेंगे। अर्थक्वेक हमारे और भी जैसे थर्ड सिलेबस है जिसमें सुनामी वगैरह है, ज्वालामुखी है, उसमें हम वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे अर्थक्वेक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या घटना घटती है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी, उसमें अर्थक्वेक की एक बेसिक डिटेल हम जानने वाले हैं। तो अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल आप समझना। अर्थक्वेक का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर कंपन, यानी एनर्जी का रिलीज होना। और धरातल से, चट्टानों से जब एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होता है, आप जानते हो, उबड़ खाबड़ चीज़ें होती हैं। तो यही क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। और अर्थक्वेक को आप जब भी समझना चाहो तो आप प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के साथ इसको समझना, कि जहाँ पे प्लेटें गति करती है, प्लेटें टूटती है, तो उसमें एक सिद्धांत काम करता है। जैसे हम रबड़ को पकड़ के खींचते हैं ना, तो वो वापस अपनी जगह पर आने की कोशिश करता है। तो चट्टानों में भी ऐसा व्यवहार होता है। उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है कि चट्टानें किस प्रकार की बनी है। साथ में जहाँ पे चट्टानें कई बार टकराती है, आपस में घर्षण होता है, कई सारी चीज़ों के कारण अर्थक्वेक का उत्पन्न होता है और कई जो तरंगे निकलती है, ठीक है। और विशेषकर इसमें मुख्य जो तरंगे हैं, वेव है, कौन सी है, प्राइमरी वेव होती है तरंगे, ठीक है, सेकेंडरी तरंगे, इसके अलावा धरातलीय तरंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी तरंगे आप कह सकते हो आंतरिक, यानी भूगर्भिक तरंगे इनको कहते हैं, आंतरिक तौर पे उत्पन्न होती है। और धरातलीय तरंगे जब नीचे से तरंगे आके जहाँ पे जिस सेंटर पे मिलती है, वहाँ से फिर क्या होता है, एनर्जी रिलीज कहाँ पे होती है, अपनी सतह पे होती है। तो अपनी जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग होती है, वो गिरने लगती है, तो उनको बोलते हैं हम धरातलीय तरंगे। तो ये हमारे काम की है। जैसे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था 2022 के एग्जाम में, जो क्वेश्चन आया था, प्राइमरी रोक्स आ गया था। उन्होंने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा, रोक्स, प्राइमरी रोक्स स्पेसिफिक पूछ लिया। हो सकता है ऐसा ही आ जाए कि प्राइमरी जो वेव है उसका जो आंतरिक संरचना है उसको समझने में कितना बड़ा योगदान है। कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कोर ज्योग्राफी के हर एक साल एक दो क्वेश्चन इसको देखने को मिलते हैं। 2018 में मेंटल प्लूम आया था, 2020-21 में आया था जो प्रशांत महासागर सर्कम पैसिफिक जोन आ गया था। इसी टॉपिक, ऐसे टॉपिक से जुड़ा हुआ, स्टैटिक पार्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें बेसिक आपको यहाँ पे समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करा करो, क्योंकि इतना जोर लगता है इन वीडियो को बनाने में, मतलब इतना हार्ड वर्क लगता है रियल में। पूरा पूरा दिन एक चैप्टर बनाने में लग जाता है। आपको लगता होगा बहुत आसान है। ज़्यादा नहीं देखोगे तो इसको मैं पेड कर दूंगा बाद में। अभी सब कुछ फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए तो इसको बाद में पेड करना पड़ेगा मुझे, है ना। अभी फ्री में पढ़ा रहे हैं तो लोग इज्जत कम करते हैं, लोगों को लगता है कि यार कि ये क्या कंटेंट होगा ना, बहुत लोगों को ऐसा लगता है, तभी व्यूज़ नहीं आते हैं अपने। जो फ्री में पढ़ाता है टीचर, उनके व्यूज़ कम आते हैं, इसीलिए लोग लाखों रुपए देके कोचिंग में पता नहीं क्यों जाते हैं। समझ में नहीं आता क्या मिलता है वहाँ, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो अर्थक्वेक की तरंगे हैं ना, उनमें जो कंपन होता है और कैसे तरंगे आगे गुजरती है, उनके हिसाब से हम फिर ग्राफ पे उनको देख सकते हैं। जैसे जो अर्थक्वेक का हम देखते हैं ना, आलेखन करते हैं, या जो ग्राफ पर उसको देखते हैं, तो उसके माध्यम से हम आइडिया लगाते हैं कि कैसे, मतलब जो कंपन है चट्टानों से आगे बढ़ता है। तो विशेषकर जो अर्थक्वेक आता है, विशेषकर भ्रंश के साथ आता है। भ्रंश का मतलब घाटियाँ आप कह सकते हो, जहाँ पे दो प्लेटें अलग हो रही है, मिल रही है, ठीक है, उनको कह सकते हो। तो उनके सारे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। और फिर क्या होता है, विशेषकर चट्टानों पर दबाव पड़ता है, ठीक है, घर्षण जो चीज़ें हैं आपस में बांधे रखता है, वो टूट जाता है, कई बार ऐसी प्रवृत्ति होने लगती है। तो मुख्य रूप से इसी पैराग्राफ में ये समझाया है कि जैसे क्या होता है कि जहाँ पे अर्थक्वेक की पहली बार एनर्जी रिलीज होती है, जहाँ से उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं फोकस या उद्गम केंद्र बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। जहाँ से पहली बार जो एनर्जी निकल रही है, ठीक, कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो अर्थक्वेक आया उसका फोकस कहाँ पे था, हाइपोसेंटर उसका कहाँ था। इसके अलावा जैसे पहली बार जहाँ पे धरातल में, जैसे उद्गम केंद्र से क्या होता है, हाइपोसेंटर से क्या होता है, जो तरंगे होती है अलग अलग दिशाओं में निकलती है और पृथ्वी की जब सतह पर पहुंचती है, ठीक है, और जिस बिंदु पर मिलती है, जिस केंद्र पर मिलती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं। तो कई बार आपने ईपी सेंटर नाम सुना होगा कि जब अर्थक्वेक आता है तो उसका ईपी सेंटर कहाँ पे था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तरंगे जहाँ पे धरातल पे आके मिल रही है जिस पॉइंट पे, ठीक है, उसको बोलते हैं ईपी सेंटर। और अधिकेंद्र पर क्या होता है, सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है, क्योंकि अंदर से जब तरंगे निकल रही है तो उनको तो कौन महसूस करेगा, लेकिन जब धरातल पे हम, जब हमारी बिल्डिंगें हिलती है, ठीक है, जहाँ पे ऐसा होता है, हलचल महसूस होती है, तो ये क्या होता है, धरातली वेव वहाँ से निकलती है, ठीक है, अधिकेंद्र से ही निकलती है। तो अधिकेंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होता है, फोकस के ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है, ठीक है। ये एक बेसिक जानकारी है, ठीक है। बाकी मेंस में इतना नहीं लिखना होता है। मेंस में आपको क्रिटिकल मुद्दों पे बात करनी होती है कि हाँ कैसे, मतलब हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको समझ सकते हैं किन के माध्यम से, जो अर्थ जो वेव है, भूकंप की जो वेव है उनके माध्यम से, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो अर्थक्वेक वेव है, ठीक है, इनका क्या रोल रहता है, कौन कौन सी है, कैसे पैदा होती है, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो सभी प्राकृतिक भूकंप जो होते हैं विशेषकर कहाँ आते हैं, स्थल मंडल में आते हैं।
ठीक है, जो लिथोस्फीयर कह सकते हैं, 100 से 200 किलोमीटर तक उसको माना जाता है। उसके बाद में दुर्बलता मंडल आता है नीचे की ओर, ठीक है, जो आप कह सकते हो अपर मेंटल के आसपास की घटनाएं हैं। वहाँ पे जो हॉट फिल्म्स होते हैं ऊपर की ओर आते रहते हैं अपना रास्ता बना के, उन इतने गर्म होते हैं मैग्मा के रूप में, वो चट्टानों को पिघला के ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं, साथ में चक्रीय संचलन करते रहते हैं। जैसे ये डायग्राम आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ये हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, अंदर से जो हॉट फिल्म्स क्या होते हैं ऊपर की ओर आते रहते हैं, ऐसे ऐसे आते रहते हैं, वो इसके आगे टकराते रहते हैं, पिघलाते रहते हैं, लेकिन साथ में चक्रीय अवस्था में भी चलते रहते हैं वो, ठीक है। तो चक्रीय अवस्था में रहने से क्या होता है, आप ऐसे कह सकते हो ये इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है, साथ में यहाँ पे पिघला रहा है, तो एक समय बाद में क्या होगा, प्लेटों का मूवमेंट हो जाएगा। आपने देखा ना, दो प्लेटें अलग हो जाएगी यहाँ से, एक समय बाद में यहाँ से क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है, और ज्वालामुखी बाहर निकल जाएगी इधर, ठीक है। तो ऐसे ही हॉट फिल्म्स काम करते हैं, कहाँ से, जो दुर्बलता मंडल होता है, स्थल मंडल के नीचे की ओर, अपर मंडल के ऊपरी पार्ट में आप कह सकते हो, लगभग 250 किलोमीटर के आसपास की घटना ये है, 250 से 400 के आसपास मानते हैं उसको, ठीक है। तो ये घटनाएं होती है, ठीक है। तो अर्थक्वेक की घटना यही होती है। तो इनको हम जो अर्थक्वेक की जो तरंगें हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो भूगर्भिक यानी बॉडी वेव इनको बोलते हैं, यानी जो अंदर ही मतलब उत्पन्न होगी। एक होता है सरफेस वेव होती है, ठीक है। तो भूगर्भिक तरंगें होगी, वो धरातलीय तरंगें यहाँ पे होगी। तो भूगर्भिक तरंगें कौन सी होती है, जो उद्गम जो केंद्र होता है, फोकस होता है, हाइपोसेंटर होता है, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, उनको हम कह सकते हैं जो पृथ्वी के अंदरूनी भाग से ही सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, भूगर्भिक तरंगें कहते हैं। तो भूगर्भिक तरंगें और धरातलीय तरंग सेलों के बीच में जब जहाँ से फोकस से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जो भी रास्ते में उनकी चीज़ें आएगी, चट्टानें आएगी, सेल आएगी, उनके टकराने से जो भी फिनोमिना बनता है, वो धरातल के पास में आकर जब जो नई वेव जनरेट होगी, कौन सी होगी, वो होगी धरातलीय तरंगें, ठीक है। धरातलीय तरंगें उनको कहा जाएगा। तो इसको हम ग्राफ पे देख सकते हैं कि कितना उसका रिएक्टर पैमाने पर था, उसका मूवमेंट क्या था, कहाँ से गुजरी है, सब उनका हम कर सकते हैं। तो उससे आइडिया लगता है कि हमारी जो आंतरिक संरचना है पृथ्वी की, वो कैसे बनी हुई है, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करेगा वहाँ के द्रव्यमान, घनत्व, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। और जो तरंगें होती है, विशेषकर जैसे आप जो भूगर्भिक तरंगें होती है ना, इसमें पी और एस वेव प्रमुख रूप से होती है, जिनसे हमें पता लगता है। जो क्वेश्चन आएगा उसमें पी और एस वेव का बड़ा रोल रहेगा। प्राथमिक तरंग और सेकेंडरी तरंग। प्राथमिक तरंग क्या होती है, जो सबसे पहले रिलीज होती है फोकस मूल से, और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और प्राथमिक तरंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, ठोस, द्रव और जो गैस के माध्यम उससे वो गुजर सकती है। लेकिन जो सेकेंडरी वेव होती है उसकी स्पीड कम होती है, वो केवल ठोस में से गुजर सकती है। जैसे ही माध्यम द्रव वाला आएगा, अपना रास्ता चेंज कर लेगी या उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वहाँ से वो गायब हो जाएगी। तो उसका भी एक डायग्राम बनता है, वो देख लेते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जो भूगर्भिक तरंगें हैं वो भी दो प्रकार की होती है। इसमें एक है, एक पी तरंगें हैं, ठीक है। पी तरंगें क्या होती है, ध्वनि तरंगों की तरह होती है, जो किसी भी मतलब माध्यम जो है, विशेषकर आपका गैस, ठोस, तरल है, उससे गुजर सकती है आसानी से। इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी जो होती है स्पीड कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ी गति से आगे बढ़ती है। इसी प्रकार दूसरी तरंगें होती है, इसमें एस तरंगें होती है, ठीक है। इनका क्वेश्चन आ सकता है जहाँ तक मुझे लगा, क्योंकि एक क्वेश्चन कोर ज्योग्राफी का जीएस फेस्ट में पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे द्वितीय जो तरंग होती है, इस तरंग वो क्या करती है, केवल ठोस से ही गुजर सकती है, ठीक है, ठोस से ही गुजर सकती है। और इनको समझने में इनका बड़ा रोल होता है, क्योंकि अभी हमने बात की ना कि पी और एस तरंगें जिस माध्यम से गुजरेगी, जहाँ पर कौन सी चट्टानें होगी, लिक्विड फॉर्म में होगी, ठोस में होगी, या और कुछ वहाँ पे चीज़ें आएगी, तो उसके हिसाब से वो अपना परावर्तन कर सकती है, अपने आप को, ठीक है, चेंज कर सकती है मार्ग। तो जैसे अभी हम डायग्राम देख लेते हैं, उसमें चीज़ों को पता लग जाएगा, ठीक है। तो जो भूकंप लेकी है उस पर जो आरेख बनता है, उसकी हम दिशा देख सकते हैं कि कैसे वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें ये भी विशेष रूप से एक बड़ा रोल होता है कि जो अर्थक्वेक की तरंगें होती है ना, वो कैसे संचरण करती है, ठीक है, किस माध्यम से संचरण करती है, उसका भी एक बड़ा रोल होता है। तो विशेषकर जैसे हम देखेंगे इसमें कि हम जानते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो भूकंपीय तरंगें होती है, संचरित होने की उनकी प्रणाली भी भिन्न भिन्न होगी, उनकी स्पीड, उन किस माध्यम से वो गुजर सकती है, कहाँ से होकर गुजरेगी, सेलों की उसमें प्रकृति क्या होती है, एनर्जी किस प्रकार रिलीज होती है, इस पर डिपेंड करती है। तो पी तरंगों से कंपन की दिशा की तरंगों के समानांतर, दिशा के समानांतर ही होती है। पी तरंगों से कंपन, जैसे आप ये मानो कि जैसे ये मतलब तरंग ऐसे गुजरी, तो जो भी कंपन वगैरह होगा इसके समानांतर ही होगा, ठीक है। पी तरंगों के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। और ये प्राथमिक तरंगें हैं, इनकी आवाज़ भी ऐसे कहते हैं, साउंड भी आता है, जब ये रिलीज होती है तो उनकी एक ध्वनि भी निकलती है, ठीक है। तो इनका संचरण की गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है, ठीक है। फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन होता है, ठीक है। फैलाव की प्रक्रिया भी पैदा करती है, यानी ये कह सकते हो काफ़ी मतलब जो एनर्जी रिलीज करती है। और इसके अलावा जैसे जो एस तरंगें होती है या जो अन्य तरंगें होती है, वहाँ पर जो होगा कि एस तरंगें ऊर्ध्वाधर
ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है। उसमें क्या होता है, कंपन क्या होगा, पैरेलल होगा, बाकी जो तरीके होंगे उसमें समकोण पर ऐसा होगा, ठीक है। और इसके अलावा धरातली जो तरंगें होती हैं वो सबसे विनाशकारी होती है, क्योंकि धरातल पर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट किसका होगा, जैसे नीचे से पी और एस तरंगे आ रही है, धरातल पर आ रही है, तो धरातल से क्या रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी, कैसे आप समझ सकते हो इस बात को ना, तो धरातली तरंगें ही हमारी बिल्डिंगों को गिराती है, हलचल पैदा करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे मतलब एक शेडो जोन बनता है। ये शेडो जोन आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, अभी तक मेंस में आया नहीं है लेकिन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। शेडो जोन का मतलब हो गया कि किस क्षेत्र में से जो पृथ्वी का जो क्षेत्र है, आंतरिक संरचना है, जहाँ से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ से तरंगे नहीं गुजरती है, ठीक है। तो इसको हम एक डायग्राम से समझे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें लिखी हुई, लेकिन इसको एक डायग्राम से समझते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। विशेषकर इसमें वही दिया गया कि किस डिग्री पर कौन सी जो तरंगे हैं अपना मूवमेंट करती है, कहाँ से निकलती है, इसके आधार पर वैज्ञानिक आइडिया लगाते हैं कि किस पदार्थों से वहाँ पे आंतरिक जो संरचना है वो बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें डायग्राम रोल है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप एक काम करना, डायग्राम जरूर बना के आना, ठीक है। देखते हैं डायग्राम, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले डायग्राम को समझने की कोशिश करना। जैसे अभी हमने क्या बात की थी, सबसे ऊपर वाला क्या है, ऊपर है क्रस्ट, है ना, स्थल मंडल जो हमारा है, क्रस्ट है ऊपर, ठोस पदार्थों से बना हुआ, आप जानते हो अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद में जैसे हम मानते हैं एक अपर मेंटल हो गया, ठीक है। थोड़ा सा सही बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले क्रस्ट हो गया, और इसके बाद में अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और बीच में हमारा हो गया कोर। कोर एकदम ठोस है, निकल फ्रेम से बना हुआ है, एकदम ठोस पदार्थों से बना हुआ है, ये हमें पता लगा, इन चीज़ों से पता लगा, सिस्मिक वेव वगैरह से। और बाहर वाला हो गया आउटर कोर। ये डायग्राम भी बना सकते हो, ये ऐसा क्वेश्चन आए तो। इसके अपर मेंटल पे भी थोड़ा बहुत ऐसे आप बना सकते हो, क्योंकि ये भी अर्ध पिघलित अवस्था में है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ से मानते हैं कि यहाँ से हम फोकस होता है, तो पी और एस वेव को यहाँ से गुजरे, तो आप जानते हो पी वेव तो बहुत फास्ट होता है, तो जैसे वो जब गुजरेगा यहाँ से, आप ऐसा कह सकते हो, ये जो है आप ऐसा कह सकते हो आउटर कोर, जो आउटर कोर कह सकते हो, लगभग 2900 किलोमीटर पर है। इनकी गहराई भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रस्ट कितना है, 0 से लेकर 35 किलोमीटर तक है। मेंटल जो है 2900 किलोमीटर तक है। इसके अलावा जो कोर है कितना है, 6371 किलोमीटर तक कोर है, ठीक है। तो 2900 किलोमीटर के आसपास जहाँ पे आउटर कोर शुरू होता है, जैसे इसमें दिखा भी रखा है यहाँ पे, जैसे एस तरंगे देखो यहाँ पे क्यों विचलित हो गई, यहाँ से एस तरंगे पहले आराम से गुजरे थे, लेकिन जैसे ही आप कह सकते हो आउटर कोर आया है, यहाँ पे लिखा भी है क्रोड, है ना, आउटर कोर, ये क्या है, अर्ध पिघलित अवस्था में, यानी जो एस तरंगे है ना वो द्रव्य में से गुजर नहीं सकती है ना, इसलिए वो विचलित हो गई, वहां से निकल गई, ठीक है। 105 डिग्री पर उनका वहां से विस्थापन हो गया। तो एस का छाया क्षेत्र कितना बना, 105 डिग्री के बाद उसका पूरा छाया क्षेत्र है, एस तरंगे यहाँ पे प्राप्त नहीं होने वाली है, ठीक है, ये समझ गए आप, है ना। और पी तरंगे देखो यहाँ पे क्यों मिल रही है, यहाँ से चलो पी तरंगे ने भी विचलित किया, पी तरंग वहां से नहीं निकल रही थी, कहाँ से, 105 डिग्री से 145 के बीच में आपको पी तरंगे क्यों नहीं पाई जा रही है, क्योंकि हमने देखा ना कि ये डिपेंड करेगा कि जो भी वेव एनर्जी गुजर रही है उसके सामने माध्यम क्या है। जैसे ही आउटर कोर में जो लिक्विड फॉर्म आता है ना, आप कह सकते हो अर्ध पिघलित मैग्मा वगैरह आता है, तो पी वेव की स्पीड कम होने लगती है, उसका भी मार्ग थोड़ा चेंज होने लगता है। इसीलिए 105 से 145 के बीच में क्या नहीं है, यहाँ पे आप देखो 105 से 145 के बीच में पी वेव भी नहीं है। तो पी वेव का शैडो क्षेत्र कौन सा हो गया, ये हो गया, दिखाया हुआ इसमें ना, 105 डिग्री से 145 के बीच में। और एस का तो बड़ा हो गया, एस का तो यहाँ पे मतलब काफ़ी बड़ा हो गया, एस तरंग हाँ यहाँ पे नहीं पाई जाएगी, है ना। तो एस तरंग का तो काम वहीं खत्म हो गया, 2900 किलोमीटर के आसपास नीचे की ओर। तो इसी आइडिया लगता है कि पृथ्वी का जो कोर है किससे बना हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे देखना एक बार, यहाँ पे देखना, ये आंतरिक भाग है पृथ्वी का, कोर जो एरिया है ठोस पदार्थों से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से पी वेव आराम से कितनी स्पीड से निकल रही है, पी वेव यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब पी वेव आराम से अपने कोर को पार कर जाती है, ठीक है, ये इससे पता लगता है। तो ये डायग्राम जरूर बनाना, इससे क्वेश्चन में बहुत फायदा होगा इससे, ठीक है। समझ गए होंगे, आशा करता हूँ इजी वे में हमने पढ़ने की कोशिश की है, ठीक है। तो इससे ये आइडिया लगता है, जैसे अभी हम जो मैप पढ़ रहे थे कि ये हमारा आंतरिक कोर है, ठीक है, फिर आउटर कोर है, यहाँ पे दिया हुआ है, निचला जो मेंटल है, ऊपर जो मेंटल है, और ऊपरी ऊपर क्या क्रस्ट है। देखो ये आराम से इसमें डायग्राम में दिखाया गया है, इस बात को समझने की कोशिश करना। और इस ग्राफ में समझना कि जैसे एस ऊपर से जब एस वेव चलता है तो उसकी भी देखो स्पीड घटती बढ़ती रहती है, ठीक है, ठोस, क्योंकि ऊपरी सबसे ऊपर क्या था, स्थल मंडल था, स्थल मंडल का जो आप कह सकते हो ग्रेनाइट वगैरह से बना होता है। और जैसे ही
महासागरीय बेसाल्ट में आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, दोनों की स्पीड बढ़ती है महासागरीय बेसाल्ट के आसपास। शुरू में स्पीड बढ़ती है उनकी, क्योंकि उनका घनत्व पर डिपेंड करता है, उनका घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे आप देखना 2900 किलोमीटर के बाद में एस वेव तो निकल जाती है वहाँ से, अपना रास्ता चेंज कर लेती है, क्योंकि आउटर कोर में प्रवेश करना यानी नहीं प्रवेश कर सकती, माध्यम में नहीं है, द्रव है ना, लिक्विड फॉर्म में है, तो एस वेव वहाँ से निकल गई और पी वेव अपना मूवमेंट जारी रखती है। उसके हालांकि स्पीड कम होती है उसकी, है ना, जैसे ही आउटर कोर में आती है स्पीड कम होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वापस स्पीड उसकी बढ़ जाती है, यानी वो पार कर जाती है कोर को। तो ये डायग्राम भी काम आ सकता है आपके, है ना। ये दिखा रहा है सबसे ऊपर क्रस्ट है, ठीक है, जो ऊपरी लेयर है, ठीक है, उसके बाद में ऊपरी जो मेंटल है, अपर मेंटल कह सकते हैं, लोअर मेंटल है, बाह्य कोर है और इंद्र कोर जो है आंतरिक कोर है। अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ है जो आपको समझना हो, और सिंपल डायग्राम जो पुरानी किताबों में चलता था वो ये भी काम करता है, लेकिन ये उतना आजकल रिलीवेंट नहीं है। हालांकि नॉर्मली इसको देख सकते हैं कि जो इंद्र कोर है निकलोफेरियम से बना हुआ है जो कोर है, इसके अलावा मेंटल सीमा है, सियालिन को बोला जाता है, लेकिन आजकल उतना रिलीवेंट है नहीं, आजकल इसको ज़्यादा रिलीवेंट माना जाता है, या ये डायग्राम ज़्यादा रिलीवेंट है। आप इस डायग्राम में देखोगे तो ऊपरी ऊपर क्या दिखाया हुआ है, 0 से 30 के बीच में देखो क्या दिखाया हुआ है, क्रस्ट दिखाया हुआ है, क्रस्ट जिस पर हम रहते हैं, स्थल मंडल पर जिस पर रहते हैं, ठीक है। इसमें हम महासागर और महाद्वीप का जो बेसिन सब दोनों आ जाएंगे इसमें। और इसके अलावा जैसे ऊपर मेंटल है तो लगभग अपर मेंटल कितना है आप कह सकते हो इसको 100 से लेकर 700 तक रहता है, फिर लोअर मेंटल है 700 से लेकर 2900 के बीच में लोअर मेंटल है, ठीक है। आउटर कोर कितना है यहाँ तक है 5150 तक है, फिर क्या है आंतरिक कोर है। और इनका घनत्व देखो, जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं घनत्व बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये डायग्राम भी आप बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है, मैंने कितने अलग अलग वे में आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है या आंतरिक जो संरचना कैसी बनी हुई है, और एक कैसे पता लगाया, ये हमने अभी डायग्राम में देखा कि जो भूकंपीय तरंगे हैं, अभी जो छाया वेव वाला पढ़ा था ना हमने, वो डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है, जो अभी हमने देखा था। ये जो डायग्राम है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आपको बता रहा है पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके आधार पर। इसमें से हमने देखा पी और एस तरंगों को हमने गुजारा, एस तरंगे कहाँ से बाहर निकल गई आउटर कोर से, और जो पी तरंगे एस तरंगे बाहर निकल गई, पी तरंगे आराम से जा रही है, और उनकी जो स्पीड है वो भी अलग अलग दिखाई जाती है, वो ग्राफ पे हम देखते हैं, जैसे इसमें इस ग्राफ में दिखाई गई है। ये भी आप बना सकते हो स्पीड वाला, एक और डायग्राम शायद मैंने नीचे लगाया है, उसको भी देख सकते हो प्रैक्टिकल रूप में, है ना। तो बेसिक ये चीज़ें हैं। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ज्योग्राफी में याद रखना, या तो कोई वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप, या कोर ज्योग्राफी के जो डायग्राम होते हैं ना जरूर बनाने चाहिए, अच्छे मार्क्स इसमें मिलते हैं। जैसे मैं बता रहा था ना आपको जीएस पेपर में, इस पेपर में मुझे 116 मार्क्स मिले थे एक बार, कैसे मिले उस समय शायद ज्योग्राफी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ज्योग्राफी के अच्छे क्वेश्चन थे उसमें ना। उसके बाद में इतने स्कोर रिपीट नहीं हुआ, ये 90-100 के आसपास रहा, तो ये एक वजह रही होगी शायद, ठीक है। लेकिन आप लोगों के आएंगे, जब हम इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, आप मेंस में लिख के आओगे तो निश्चित रूप से आपके अच्छा स्कोर करने वाला हो जीएस फेस्ट में। तो ये भी एक है। जैसे अब पृथ्वी की जो संरचना है उसके बारे में, जैसे हमने बेसिक तो हमने जानकारी ले ली कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे बनी हुई है, तो सबसे ऊपर क्या है भूपर पट्टी बोलते हैं या क्रस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्रस्ट किससे बना हुआ है, कितनी गहराई, तो इसमें आप देख सकते हो जैसे ऊपर जो हमारा जो क्रस्ट है लगभग, इसको एवरेज मान के चलते हैं, कभी कहीं 0 से 35 लिखते हैं औसत, बाकी उसकी गहराई मतलब घटती बढ़ती रहती है। उसके नीचे जैसे जैसे 100 किलोमीटर पर क्या हो गया आपका स्थल मंडल हो गया, स्थल मंडल भी बोलते हैं 100 किलोमीटर तक स्थल मंडल हो गया। उसके बाद में लगभग 400 किलोमीटर तक क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल बोलते हैं, एस्थनोस्फेयर जिसको बोलते हैं यहाँ पे, हाँ होगा एस्थनोस्फेयर होगा, ठीक है। और ये अपर मेंटल का पार्ट है आप कह सकते हो, यही वो चीज़ है जहाँ से आज भी मैग्मा निकलता है, ज्वालामुखी बनती है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि ये ना हो तो हमारे जो मूवमेंट है, अर्थ का जो मूवमेंट है आज जो हमारी वो उधर से बदलता है वो नहीं होगा। ऐसा कहते हैं कि बहुत सालों बाद में जब ऐसा होगा बंद हो जाएगा सब कुछ, तो मतलब पृथ्वी भी नहीं रहेगी या नहीं रहेगी, ऐसी चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या है जो क्रस्ट आपका, तो ये ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है जिस पर हम रह रहे हैं, ठीक है। और इस पर क्या होता है, ये प्लेटों के कारण क्या करती है खिसकती रहती है, प्लेटों में मूवमेंट चलता रहता है। तो इनमें क्या होता है विशेषकर जैसे महाद्वीप और महासागर के नीचे इनकी गहराई भी अलग अलग होगी। आपने देखा होगा कि जो जैसे पहाड़ होगा तो पहाड़ की जड़ें भी गहरी होगी, तो वहाँ पे क्रस्ट की गहराई भी ज़्यादा होगी। और विशेषकर महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई कम होगी, ठीक है, जबकि महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई ज़्यादा भी होती है। विशेषकर जैसे हिमालय पर्वतश्रेणी है उसके नीचे जो क्रस्ट है उसकी गहराई कितनी है 70 किलोमीटर तक है। तो ये हमने समझा, कैसे समझा, ये सब जो अर्थक्वेक की जो वेव है उनके माध्यम से समझा। तो ये डायग्राम जरूर बना के आना, ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको कितने डायग्राम दे दिए, प्रैक्टिस करना। आप सोचोगे ऐसे देखने से बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, 10 बार लिखोगे रफ कॉपी में डायग्राम तब जाके प्रैक्टिस बनेगा। और अच्छा स्कोर करना है तो आपको मेंस में ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे दूसरी कौन सी है, दूसरा हो गया इसमें मेंटल वाला पार्ट जो हमने देखा, कहाँ से लेकर
इसको औसत मानते हैं 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक। इसके दो पार्ट होते हैं, कौन सा, एक अपर मेंटल एक लोअर मेंटल। अपर मेंटल आप कह सकते हो लगभग 100 किलोमीटर से लेकर 700 तक या 900 तक मानते हैं उसको। 900 से 2900 में लोअर मेंटल हो गया। 2900 से लेकर 5000 तक हो गया आउटर कोर, और 5000 से लेकर 6371 तक हो गया इनर कोर। तो ये कितनी बार मैं रिपीट करा चुका हूँ, तो समझ में आ गया होगा ना। तो इसके अलावा जैसे ये संरचना हो गई कौन सी, मेंटल वाली, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें क्या लिखा हुआ कि जो अपना क्रस्ट था उसके नीचे जो परपट्टी है, वो परपट्टी उसके नीचे क्या है, उसका भाग कहलाता मेंटल। और ये कितना है, ये जो यहाँ पे जैसे वाक्य लिखा है मोहो असंतति लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जो हमारी अर्थक्वेक वाली जो वेव होती है, भूकंपी जो तरंगे होती है, वो कहाँ अपना मार्ग चेंज करती है ना, तो उसके हिसाब से इनको देखा गया। लेकिन ऐसे कम ही चांसेस है कि कोर ज्योग्राफी क्वेश्चन जीएस में आएंगे, मुझे नहीं लगता ऐसे आएंगे, ज़्यादा इनमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली ये इसको जो बोला गया है, इसका मतलब क्या है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं जो अर्थक्वेक की तरंगे है वो अपना रास्ता चेंज करती है 2900 किलोमीटर के आसपास या उससे ऊपर वाला एरिया होगा ना, ठीक है। इनमें ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। ये ज्योग्राफी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें भी बहुत कम सवाल ऐसे पूछे गए हैं, तो उनमें ज़्यादा चिंता मत करना। ये एनसीईआरटी में बस लिखा हुआ था, ठीक है। तो ठीक है, इसके अलावा जैसे मेंटल का ऊपरी जो भाग है दुर्बलता मंडल कहा जाता है उसको ना, और इसका मतलब क्या होता है, इसका विस्तार कितना, लगभग 400 किलोमीटर हमने देखा अभी, ठीक है। जैसे ऊपरी तौर पर हम देखें, ऊपर स्थल मंडल हो गया लगभग 0 से लेकर 100 किलोमीटर हो गया, उसके नीचे आप मानोगे 100 से 400 किलोमीटर में क्या है, दुर्बलता मंडल यहाँ पे है, ठीक है। दुर्बलता मंडल जहाँ से आज भी हॉट प्लूम्स बाहर निकलते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, हॉट प्लूम्स निकलते रहते हैं। और जो हमारी स्थल मंडल है इसको मूवमेंट यही प्रदान करते हैं, जो ज्वालामुखी फूटती है, अर्थक्वेक आते हैं, सब किसकी वजह से, दुर्बलता मंडल में मेघमा का चक्रीय संचलन आज भी जारी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, फिर क्या, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान लावा धरातल पर पहुंचता है। देखो ये इसका मुख्य स्रोत क्या है, यही है, दुर्बलता मंडल ही है, जो अपर मेंटल का पार्ट कह सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ भूपरपट्टी और ऊपरी मेंटल का भाग मिलकर स्थल मंडल बनाता है। लिथोस्फीयर जिसको बोलते हैं, चट्टानें होती है, उसकी इतनी है, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें हैं एकदम बेसिक। इसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी होगी आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होगी आपका कोर, दी कोर। दो पार्ट में हो गए, एक आउटर कोर एक इनर कोर। आउटर कोर का बड़ा रोल है, किसमें रोल है, हमारा जो भी मतलब आप कह सकते हो पृथ्वी का डायनोमी सिद्धांत काम करता है यहाँ पे। पृथ्वी का जो भी चुंबकीय क्षेत्र बनता है किसकी वजह से, आउटर कोर के चक्रीय प्रवाह के कारण, क्योंकि इसमें मैग्मा होता है। ये क्या करता है, एक तरह से इनर कोर के चारों ओर चक्कर लगाता है, एक ठोस पदार्थ के चारों ओर मैग्मा चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ से बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव निकलती है, ठीक है, रेडियो एक्टिव जो घटनाएं होती है, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कई सारी घटनाएं यहाँ पे घटती रहती है। तो भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की। क्रोड व मेंटल की सीमा कितनी, 2900 किलोमीटर की गहराई पर। बाह्य जो आउटर कोर है तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर क्या है, ठोस अवस्था में है। तो आप कह सकते हो जो क्रोड जो है बाहरी पदार्थों से बना है, किसे, निकिल और फेरियम से बना है। तो इससे आइडिया लगता है कि जैसे हमने देखा था जो इनर कोर है बहुत भारी पदार्थों से बना है, हमने जब यहाँ से तरंगे गुजारी तो आराम से जो पी वेव बाहर निकल गई, एस वेव तो यहीं से बाहर हो गई। तो ये डायग्राम आराम से कर सकते हो, इजीली में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये जो एक डायग्राम बताया यहाँ पे, जो सिंपल डायग्राम है कि सबसे, ये मैंने हाथ से बनाया हुआ है, ठीक है, डायग्राम। ये ऑप्शनल ज्योग्राफी में पढ़ते थे उसका है। जैसे सबसे ऊपर 0 से 100 आप मान सकते हो स्थल मंडल है ऊपर, फिर 100 से 250 तक मानते हैं कई बार, या 400 तक मानते हैं दुर्बलता मंडल है, ठीक है, दुर्बलता मंडल कह सकते हैं इसको, जहाँ से हमारा जो लावा है वो बाहर निकलता है, ठीक है, ये दुर्बलता मंडल हो गया। उसके बाद में मध्य मंडल है, लगभग 700 से 400 से 9 के बीच में है। एक फिर आग्नेय मंडल आता है, इसका कोई खास महत्व नहीं है, आप बस इसको बेसिकली डायग्राम, नॉर्मली डायग्राम समझने के लिए बनाया गया है, ठीक है। ऊपर हम समझ चुके हैं पूरा। अभी भी कई बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, एनसीईआरटी पढ़ लेना, लेकिन उसके बाद भी नहीं समझे तो वीडियो जरूर देखना, एक दो बार और देखना। कई अच्छे वीडियो भी ज्योग्राफी के बने वो देख लेना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो बाकी एग्जाम के हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। तो ये आज का हमारा होमवर्क हो गया आपके लिए। क्या है, ये करना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत क्या है, कैसे हम समझते हैं। तो इसमें क्या है, भूकंपीय तरंगें किस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने में सहायता करती है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, या आप इसको लिखने की कोशिश करना 250 वर्ड में लिखना, ठीक है। 3 पेज आपको इसमें लिखने, 3 पेज 250 वर्ड है, 15 मार्क्स का ये है, ठीक है। यदि ये लिख लिया तो इस चैप्टर का पूरा सार आपको समझ में आ जाएगा। बाकी पता ही हम पूरा पढ़ के आए तो आपको पता ही कैसे लिखना है, एक दो बार रिविजन करना, पढ़ना, ठीक है। अपना लेसन एंड होता है, बहुत जोर आया पढ़ाने में। वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। यहाँ तक जो पहुँचा है वो रियल बोलते हैं ना, ट्रू वॉरियर है वो,
और यूपीएससी एग्जाम बहुत जल्दी निकलेगी, क्योंकि इतना धैर्य चाहिए उसमें उसमें है। यहाँ तक पहुँचा, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक पहुँचने के लिए, देखने के लिए। बाकी हमें सपोर्ट करते रहना, अपनी जो किताबें हैं ज़रूर देखना। बहुत बहुत धन्यवाद।